हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोम्बस एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर हमेशा हमारा हालचाल पूछते हैं, सर अपना भी कभी हालचाल बताइए। तो स्टूडेंट्स, हम भी बहुत बढ़िया हैं और आपसे मिलने के बाद और अच्छे हो गए हैं और आगे भी और बढ़िया होंगे क्लास के अंदर जैसे जैसे आपका साथ मिलता जाएगा और आपके साथ हम लॉ को डिस्कस करते जाएंगे तो बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्लास के अंदर सीए फाउंडेशन के लिए लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, और जिसके अंदर हमारा जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, चलिए इस एक्ट के अंदर हम कहाँ तक पहुँच चुकी थी हमारी जर्नी, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ली जाए। तो चलो बच्चों, देखो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने स्टार्ट किया था वो था प्रपोजल और ऑफर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ऑफर या प्रपोजल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, और उससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था बच्चों? उससे पहले हमने जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए थे। और इससे भी पहले हमने जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के जो एसेंशियल्स हैं उनके बारे में बात कर ली थी। ऑलराइट, चलिए अपने थोड़ा सा जो लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है उसको रिवीजन में लेते हुए चलते हैं। ठीक, चलिए प्रपोजल या ऑफर, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या आती है बच्चों? सबसे पहली बात यही आती है कि सर इसका सेक्शन कौन सा होता है। सर इसका सेक्शन कौन सा होता है? ठीक है, तो अपने इसके सेक्शन की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसका मेन सेक्शन जो है वो 2 सबसेक्शन ए है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन हमने की थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए हमें क्या डेफिनेशन देता है? मेरे साथ साथ दोहराइएगा। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence he is said to make a proposal। मतलब जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई ऑफर दे और उस ऑफर के बदले में वो उससे कुछ करवाने को हाँ मांगे या उससे कुछ करवाना चाहे या करने से मना करना चाहे उस ऑफर के बदले में, और ऑफर दे करके उसकी हाँ के लिए ऑफर दे, वो ही क्या होता है? प्रपोजल होता है। वो ही क्या होता है? प्रपोजल होता है। उसके बाद बच्चों हम बात कर रहे थे क्या सर? हम बात कर रहे थे एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन कि एक प्रॉपर ऑफर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जब भी ऑफर दिया जाता है तो वहां पर 2 पर्सन क्रिएट हो जाते हैं। ऑफर वर्ड से ऑफर देने वाला जो होता है वो कौन होता है? वो होता है ऑफरर। और जिसको ऑफर दिया जाता है वो कौन होता है? ऑफरी। ठीक है, और इसको दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? जो ऑफर दे या जो प्रॉमिस करे वो प्रोमिसोर, और जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट करे वो कौन होता है? प्रोमिसी होता है। ठीक है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसोर और ऑफरर। द पर्सन टू whom the offer is made is called the offeree, or and the person accepting the offer is called the promisee or acceptor। All right, for a valid offer the party making it must express his willingness to do or not to do something। ओके, इस बात को हम एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि ए ने बी को ऑफर दिया। ऑफर पहले नहीं दिया था, पहले केस में ए ने बी को बोला कि उसकी इच्छा है कि वो 2017 के एंड में शादी करे। इट इज नॉट एन ऑफर।
ठीक है। लेकिन दूसरे ही केस में जब ए ने बी को कहा विल यू मैरी मी, सो इट इज एन ऑफर टू बी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ठीक है, अब आ सकती है बी की तरफ से ए को एक्सेप्टेंस कि यस आई विल मैरी यू। ओके, तो इसको कहते हैं कि जब भी आप एक वैलिड ऑफर वही होता है जो पार्टी ऑफर दे रही है वो अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करे कि वो ऑफर दे रही है तो वो क्या ऑफर दे रही है और उसके बदले में उसे क्या आंसर चाहिए। ओके, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, की ऑफर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सर हम भूल गए, क्या बताया था? सर ने बताया था कि ऑफर पॉजिटिव कब होता है, जब ए ने बी को कोई ऑफर दिया कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके आई विल बाय योर कार इन 2 लाख रुपीज, दिस इज पॉजिटिव ऑफर। यहां पर कुछ भी नेगेटिव बात नहीं हुई। लेकिन वहीं पर अगर रोड पर जाते हुए ए की कार का एक्सीडेंट बी के स्कूटर से हो जाता है, उस सिचुएशन में ए बी को कहता है कि वो उसके स्कूटर के रिपेयर चार्जेस पे कर देगा, लेकिन बी कोर्ट में केस फाइल ना करे, तो यहां पर ए ऑफर दे रहा है बी को, पर उसके बदले में वो उससे कुछ करने को मना कर रहा है। दिस इज नेगेटिव ऑफर। ऑलराइट, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जब ऑफर दिया जाता है कुछ भी करने का या ना करने का, तो ऑफर करने वाला जो होता है वो चाहता है कि सामने वाले की हाँ मिले। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करने वाले थे काइंड्स ऑफ ऑफर के बारे में। इसके अंदर देखिए मेनली यहाँ पर एक चार्ट हमें शो किया गया है जिसके अंदर की एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर, हमें 4 ऑफर दिखाई दे रहे हैं। बट ये मेन 4 नहीं है, ये टोटल कितने हैं ये हमें नीचे बता रखा है। जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, एक्सप्रेस ऑफर आप जानते हैं कि वही जैसे कि हमने टाइप पढ़ा था जिसके अंदर की एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक्सप्रेस के अंदर एक ऐसा ऑफर जो वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाए या इन रिटर्न फॉर्म हो, दैट वी कॉल एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर कौन सा होता है? इम्प्लाइड ऑफर वो होता है जिसके अंदर की बाय एक्शन हम जान जाते हैं कि हमें ये ऑफर मिल रहा है। ठीक है, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर की हम बात अब करेंगे जो कि मेन हमारे यहाँ पर काइंड्स हैं ऑफर के। सबसे पहले अब आपको साथ में आज की क्लास में स्टूडेंट्स आपको साथ में नोटबुक लेनी है और साथ में पेन लेकर के बैठना है। रीजन इज आज हम कुछ केसेस भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इसी पार्ट से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सो आप लोग नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और जहां पर केस की बात आएगी वहां पर आपको जो कुछ भी लिखवाया जाए उसको साथ के साथ आप लोग नोट करिए ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना और आपका वो जो केस है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ऑफर की। सबसे पहले बात करें जनरल ऑफर की, तो यहां पर जनरल ऑफर क्या होता है? इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। एक ऐसा ऑफर जो कि लार्ज स्केल पर सारी पब्लिक को दिया जाए। एंड हैंस एनीवन कैन एक्सेप्ट। यहां पर कुछ बातें जो हैं वो आप अंडरलाइन कर लीजिए कि इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। इसको अंडरलाइन करिए कि ये पब्लिक को एक बड़े लेवल पर दिया जाता है और पब्लिक में से इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे आप भी कर सकते हैं, कोई और थर्ड पार्टी भी कर सकती है। ठीक है, एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। ठीक है, और जो भी वहां पर एक्ट लिखा होता है उसको करते हैं। चलिए उससे पहले अपने क्या करते हैं, इसके अंदर एक केस दिया हुआ है, इस केस को समझने के बाद हमें इस पूरे पॉइंट की बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि चलिए सबसे पहले साथ में नोटबुक लीजिए और मेरे साथ साथ में यहां पर समझते हुए चलिएगा। हमारे केस का जो नेम है वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। सबसे पहले केस का नाम नोट करिए, कार्लिल वर्सेस
कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, स्मोक बॉल कंपनी, दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। ओके, तो इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर दो कैरेक्टर आ रहे हैं। एक तो आ रही है कार्लिल, ठीक है, ये एक लेडी है, और एक कंपनी आ रही है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी क्या बनाया करती थी, स्मोक बॉल्स बनाया करती थी। ठीक है, जैसे कि मॉस्किटोज को भगाने के लिए स्मोक बॉल्स बनाती थी। ठीक है, और एक बार क्या था कि इस कंपनी ने अपने जो रैपर होते हैं, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट था उसके रैपर के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट कर दी कि जो भी इस प्रोडक्ट को खरीदेगा, अगर उसे इस प्रोडक्ट के यूज करने के बाद इन्फ्लुएंजा हो गया, क्योंकि स्मोक निकलती थी बहुत जहरीली, ठीक है, और उसके कारण क्या हो जाता था, ह्यूमन बॉडी को मतलब इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो उसने कहा था कि इनका प्रोडक्ट यूज करने के बाद किसी को भी इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और इन्होंने मतलब पब्लिक लेवल पर अपने प्रोडक्ट पर इसको एडवर्टीज किया। ठीक है, लेकिन वहीं पर एक लेडी थी कार्लिन, उसने क्या किया कि इनका प्रोडक्ट खरीदा और उस पर जैसे डायरेक्शंस लिखी हुई थी बिल्कुल उसी डायरेक्शन के अंदर क्या किया, उस प्रोडक्ट को यूज किया। ठीक है, लेकिन उसको यूज करने के बावजूद भी जो मिसिस कार्लिल हैं उनको क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, और फिर उसके बाद उन्होंने मतलब कंपनी को कहा कि अब मुझे वो आप प्राइस पे करिए, जो आपने कहा था कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाए तो हम यहां पर मान के चलते हैं कि हम 100 पाउंड पे करेंगे, हम 100 पाउंड पे करेंगे अगर आपको इसका यूज करने के बाद भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो कार्लिल गई इस कंपनी के पास और कार्लिल ने कहा कि आप, मुझे तो इन्फ्लुएंजा हो गया और मैंने जैसे आपने डायरेक्शन कही थी बिल्कुल उसी डायरेक्शन के साथ मैंने इसको यूज किया, और अब आप मुझे उस रिवॉर्ड का पे करिए, मतलब उस प्राइस को पे करिए, अमाउंट को पे करिए जो आपने कहा था कि आप देंगे। कंपनी ने कहा कि ये ऑफर तो हमने तुम्हें दिया ही नहीं था। ठीक है, कंपनी ने कहा कि ये ऑफर तो हमने तुम्हें दिया ही नहीं था। कार्लिल ने कहा कि ये ऑफर तो आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखा था, और वो ऑफर हर उस बंदे को चला जाता है जो आपका प्रोडक्ट लेकर के उसको यूज करेगा। ठीक है, वो कंपनी कह रही है कि नहीं, हमने तुझे नहीं दिया वो ऑफर, वो तो औरों के लिए था। ठीक है, तो यहां पर कार्लिल क्या करती है, केस फाइल कर देती है। और अब बताइए, आपसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, वेदर कंपनीज रेजिस्टेंस, क्वेश्चन लिखिए एक, वेदर कंपनीज ओके लिखिए, वेदर कंपनीज रेजिस्टेंस टू गिव रिवॉर्ड इज टेनेबल, to give reward is tenable, कि कंपनी मना कर रही है उसको रिवॉर्ड देने से, क्या ये चीज सही है? ठीक है, तो आप बताइए मुझे, आप बताइए कि क्या उसको मिलना चाहिए रिवॉर्ड या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो ऑफर दिया गया था वो पब्लिक लेवल पर दिया गया था। वो किस तरह का ऑफर था? एक जनरल ऑफर था। कैसा ऑफर था? जनरल ऑफर था, मतलब वो हर एक बंदे के लिए था जो कि इस प्रोडक्ट को खरीदेगा और यूज करेगा। ठीक है, और कार्लिल ने उसको खरीदा और यूज किया और फिर भी वो क्या हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गया उसको, तो अब उसको क्या मिलना चाहिए? वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ नोट करिए, यहां पर लिखिए, सबसे पहले डिसीजन ऑफ द कोर्ट लिखेंगे आप, और उसके बाद नीचे उसी पॉइंट या उसी केस से रिलेटेड एक नोट बना करके लिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए डिसीजन ऑफ कोर्ट, डिसीजन ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट का डिसीजन क्या था इस केस के रिगार्डिंग। ठीक है, लिखिए, इट वॉज हेल्ड दैट, it was held that the advertisement
the advertisement did not require any communication of compliance of the condition. It was not necessary to communicate the same. It was not communicate the same. Mrs. Carlyle was entitled to a reward of £100 as she had performed the condition for acceptance. अब इसके अंदर दो तीन बातें आप नोटिस करिएगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर दिया जाता है। कंपनी ने ऑफर कैसे दिया? कंपनी ने ऑफर दिया जब उसने अपने प्रोडक्ट पर वो एडवर्टीजमेंट दे दिया कि आप इसको यूज़ करें और अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसके बदले में क्या दिया जाएगा? £100 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये कंपनी की तरफ से ऑफर हो गया और जब कार्लिल ने उसको परचेज करके उसको यूज़ किया, वो उसकी क्या हो गई? उस ऑफर के बदले में एक्सेप्टेंस हो गई। वहाँ पर क्या बन गई? एक्सेप्टेंस बन गई। और उसने क्या किया? अब उसको जो वहाँ पर ऑफर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया और उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो अब उस ऑफर में जो कहा गया था वो उसको मिलना चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ पर पढ़िए, इट वॉज हेल्ड दैट द एडवर्टीजमेंट डिड नॉट रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन, कि उस एडवर्टीजमेंट को कोई भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं थी कि वो जा करके कंपनी से पहले बात करे कि हाँ जी मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं इसको यूज़ करूँगी, अगर मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया तो आप मुझे £100 पे कर देना। ऐसा नहीं। अब वहाँ पर डायरेक्ट ही कम्युनिकेशन हो गया उस प्रोडक्ट के थ्रू कंपनी के साथ। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन। ठीक है, अब वो उस कंडीशन को पूरा करेगी तो उसको £100 मिलेंगे। इट वॉज नॉट नेसेसरी टू कम्युनिकेट द सेम, मतलब उसको आमने सामने फेस टू फेस उसको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। और मिसेस कार्लिल क्या है? एंटाइटल्ड है। किसके लिए? रिवॉर्ड के लिए। कितना? £100। जो उसने कंडीशन कही गई थी उसको पूरा किया। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये केस था, ये केस आपको ध्यान में रखना है। केस क्या है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब इसमें आपको क्या करना है? अब इसके बाद आपको एक नोट बनाना है और किसके रिगार्डिंग ये केस हमारा बनता है, हमारे पेपर में किसके रिगार्डिंग बनता है, उसको आप थोड़ा सा यहां पर नोट करिए और नोट बनाइए। यहां पर एक पॉइंट नोट करिए कि हमें इस केस से क्या पॉइंट याद रखना है लॉ के रिलेटेड। लिखिए, अ जनरल ऑफर can be accepted by any person regarding product who will purchase the product,
बात समझ गए आप? अगर किसी को कोई जनरल ऑफर दिया जाए तो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है और परफॉर्म कर सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई शॉपिंग मॉल के अंदर डिस्काउंट सेल चल रही है, तो वो कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए थोड़े ना होगी। जो भी उस मॉल के अंदर एंटर करेगा उसको वो डिस्काउंट का वहां पर एडवर्टीजमेंट दिखेगा और उस बंदे को वहां पर वो मतलब उसको राइट होगा कि अगर वो कंडीशन पूरी करता है तो उसको वो डिस्काउंट मिलना चाहिए। ठीक है, वहां पर कोई स्पेसिफिक ऑफर नहीं है, वहां पर वो सभी के लिए पब्लिक बेस पर क्या हो गया, जनरल ऑफर हो गया। ठीक है, चलिए अब अपने यहां पर देखते हैं कि हमें यहां पर क्या कहा गया है। देखिए, जनरल ऑफर, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। सबसे पहले इसको आपको अंडरलाइन करना है कि एक ऐसा ऑफर जो पब्लिक को एट लार्ज एक बड़े लेवल पर दिया जाता है, एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट, और उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, एंड डू द डिजायर्ड एक्ट इन in terms of section 8 of the act, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer। कि उस सिचुएशन के अंदर जो भी बंदा उस कंडीशन को परफॉर्म कर रहा है, उसका उस कंडीशन को परफॉर्म करना ही उस ऑफर के बदले में क्या है, उस ऑफर के बदले में एक्सेप्टेंस है। क्या है उस ऑफर के बदले में? एक्सेप्टेंस। Until the general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any times as it is a continuing offer। ठीक है, जब तक वो प्रोडक्ट बिकता रहेगा और उस पर वो एडवर्टीजमेंट चलती रहेगी, उसको विड्रॉ नहीं किया जाएगा, उसको रिट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक वो ऑफर सभी के लिए बना रहेगा और उसको कोई भी परफॉर्म कर सकता है, और उस ऑफर में लिखी कंडीशंस को परफॉर्म करना ही कंपनी के दिए ऑफर की क्या होगी, एक्सेप्टेंस होगी। तो यहां पर यही केस लो जो हमने डिस्कस किया, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है। यहां पर जो फैक्ट दिए हैं उनको हम देख लेते हैं। इन दिस फेमस केस, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज्ड in several newspapers that a reward of £100 would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by the Carbolic Smoke Ball Company। जो कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने प्रोड्यूस किए थे स्मोक बॉल्स, उनको यूज करने के बाद अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है इन्फ्लुएंजा से, अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शंस, वहां पर क्या हुआ, वन लेडी मिसेस कार्लिल यूज्ड द स्मोक बॉल्स एज पर द डायरेक्शंस ऑफ company and even then suffered from influenza had she could recover the amount as by using the smoke balls she had accepted the offer। ओके, अब उसको यूज करना स्मोक बॉल्स को, और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस क्या है, कंपनी के ऑफर का एक्सेप्टेंस। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल किसका बच्चों, यहां पर हमने पढ़ा जनरल ऑफर क्या है, क्या जनरल ऑफर क्या है। अब देखिए एक केस लॉ और आ रहा है यहां पर। दूसरा केस लॉ क्या है हमारा, दूसरा केस लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। चलिए अब इसको समझा जाए। ठीक है, केस क्या है हमारा, लिखिए साथ साथ में कि थर्ड केस क्या है हमारा, सॉरी सेकंड केस। ठीक है, अभी तो पहला ही पढ़ा था हमने, ये हमारा सेकंड केस है। तो देखिए लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, अब देखिए इस केस के अंदर क्या होता है कि एक लेडी है, ठीक है, उसका नाम है गौरी दत्त, उसका नेफ्यू जो है वो उससे तंग होकर के भाग जाता है, कहीं भाग जाता है। छोटा सा उसका कोई भतीजा है, भांजी है, वो उससे नाराज होकर के कहीं बाहर भाग गया। ठीक है, और ये न्यूज़ जो है वो सबसे पहले गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट जो कि लालमन है, लालमन उसका सर्वेंट है, ठीक है,
गौरी दत्त ने जा करके लालमन को न्यूज़ दी कि उसका भतीजा या भांजा उससे नाराज होकर के कहीं भाग गया है। ठीक है, और लालमन ये न्यूज़ सुनते ही क्या हुआ, वो लालमन जो है वो उसको ढूंढने निकल पड़ा। लालमन उसको बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। ठीक है, और जब वो बच्चे को ढूंढने निकला उसके बाद गौरी दत्त ने कुछ हैंड बिल्स बनवाए। गौरी दत्त ने कुछ हैंड बिल्स बनवाए और जिसके अंदर यहाँ पर गौरी दत्त ने क्या बनवाए, कुछ हैंड बिल्स बनवाए और जिसके अंदर उसने ये एडवर्टाइज करवाया कि जो भी उसके खोए हुए नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको वो क्या देगी, रिवॉर्ड देगी। उसको वो क्या देगी, रिवॉर्ड देगी। फॉर एग्जाम्पल अपने मान लेते हैं कि वो उसको 501 रुपये देगी। ठीक है, वो उसको 501 रुपये देगी जो भी उसके भतीजे को ढूंढ करके लाएगा। अब इस ऑफर के अनाउंस होने से पहले ही जो हमारे श्रीमान लालमन शुक्ला जी थे वो निकल चुके थे बच्चे को ढूंढने और उनको ऑफर की नॉलेज नहीं थी कि ऐसा कोई ऑफर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर उनको जब वो गए ढूंढने तो उनको वहां पर क्या मिल गया, वो बच्चा मिल गया। वो बच्चा क्या मिल गया। ठीक है, और वो बच्चे को ढूंढ करके घर ले आए वापस। बच्चे को ढूंढ करके वापस घर ले आए। ठीक है, अपने घर पहुंचा देते हैं इसको। ये गौरी दत्त के पास ले आए बच्चे को साथ में। ठीक है, और जब वो बच्चे को लेकर के आए और उनको ऑफर का पता चला कि गौरी दत्त ने कुछ ऐसा ऑफर अनाउंस किया हुआ है कि जो भी बच्चे को ढूंढ करके लाएगा उसको 501 रुपये का इनाम मिलेगा। ठीक है, अब उसने गौरी दत्त से डिमांड की कि मैं बच्चा ढूंढ करके लाया हूं और मुझे ये 501 रुपये का इनाम मिलना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन है कि क्या गौरी दत्त को रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बताओ, गौरी दत्त को रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यस और नो, सोचो। यस और नो में जवाब दो कि वो हकदार है इसको लेने का। अगर हम वैसे सोचें तो हाँ बिल्कुल उसको मिलना चाहिए कि हाँ उसने बच्चा ढूंढा है तो गौरी दत्त को, लालमन शुक्ला को रिवॉर्ड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, और गौरी दत्त को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो सोचो कि लालमन शुक्ला को मिलना चाहिए रिवॉर्ड, यस और नो। तो यहां पर क्या होता है, अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग सोचें, तो रिवॉर्ड उसी को मिलेगा जिसने ऑफर को एक्सेप्टेंस दी हो। जिसने ऑफर को एक्सेप्टेंस दी हो, वो ऑफर लालमन शुक्ला की नॉलेज में ही नहीं था। वो ऑफर लालमन शुक्ला की नॉलेज में ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि गौरी दत्त ने ऐसा कोई ऑफर दिया है। गौरी दत्त ने ऐसा कोई ऑफर दिया है, और ना ही उसके ऑफर नॉलेज में था, ना ही अगर उसके ऑफर नॉलेज में नहीं था तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई। उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई। तो इस कारण से जो लालमन शुक्ला है वो हकदार नहीं है उस रिवॉर्ड को लेने का। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले डिसीजन ऑफ कोर्ट लिखिए कि डिसीजन ऑफ कोर्ट क्या है, और उसके बाद हम जो जनरल नोट का पॉइंट बनाएंगे वो लिखेंगे जिसके अंदर की हम मेन यहां पर बात करेंगे। ठीक है, यहां पर 2 केसेस हैं और यहां पर बात क्या है, एक हमने पढ़ा था, ऊपर केस पढ़ा था हमने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, जिसके अंदर की वो रिवॉर्ड की हकदार थी। ठीक है, और यहां पर जो है वो रिवॉर्ड का हकदार नहीं है। दोनों ही केसेस एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, अपने इसका भी नोट लिख लेते हैं, उसके बाद अपने बात करते हैं इसके बारे में कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या बन रहा है। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ लिखिए डिसीजन ऑफ कोर्ट। लिखिए इट वॉज हेल्ड दैट the reward for missing the child cannot be claimed by a person by a person who traced
who traced child without any knowledge of the announcement of the reward or offer, ठीक है। सो लालमन शुक्ला shall not be eligible to receive reward, बात समझ गए कि ऑफर नॉलेज में होना चाहिए तभी उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। ओके, यहां पर एक नोट बनाइए और नोट में लिखिए, ये तो डिसीजन ऑफ कोर्ट था जो हमने ऊपर लिखा। अब आपको जो जनरल पॉइंट से रिलेटेड जो लॉ में ध्यान रखना है पॉइंट, उसको लिखिए। अ पर्सन हु वर्क्स after knowing the offer can only execute a contract or accept the same अब इसी के साथ एक और पॉइंट नोट करिए। अ पर्सन हु वर्क्स विदाउट knowing the offer is not eligible for any of its benefits, ऑलराइट, बात समझ गए हो कि कॉन्ट्रैक्ट कौन एग्जीक्यूट कर सकता है? जिसकी नॉलेज में ऑफर हो। जिसकी नॉलेज में ऑफर है ही नहीं वो पर्सन क्या नहीं कर सकता? कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये केस था किससे रिलेटेड? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि इस केस से रिलेटेड हमें क्या फैक्ट दिए हुए हैं। चलिए, गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट लालमन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू, बात वही है। ही देन अनाउंस्ड दैट anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward. I'll trace the boy in ignorance of this announcement. Subsequently, when he came to know of the reward, he claimed it, held he was not entitled to the reward as he did not know the offer. क्योंकि उस ऑफर उसकी नॉलेज में नहीं था तो वो रिवॉर्ड लेने का हकदार नहीं है, ठीक है। यहां पर ये दो एग्जाम्पल थे, दोनों के दोनों ही केसेस किसमें हमें प्रोवाइड करवाए हुए हैं? ये हमें बताए हुए हैं जनरल ऑफर के रिलेटेड, ठीक है। कि एक ऑफर अगर आपकी नॉलेज में नहीं है और आपने वो एक्शन कर दिया है, ठीक है, तो आप उसके हकदार नहीं हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाने के, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जरूरी है कि ऑफर नॉलेज में, दोनों ही पार्टीज की नॉलेज में होना जरूरी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, यहां पर हमने दोनों केसेस के अंदर नोट लिखे हैं, उनको एक बार अपने देख लेते हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो नोट क्या है। तो हमने क्या नोट पढ़ा था दोनों केसेस के रिलेटेड? पहला नोट था अ जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड
बाय एनी पर्सन, अ जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन रिगार्डिंग प्रोडक्ट हु विल परचेज द प्रोडक्ट, कि जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। और सेकंड नोट हमने क्या पढ़ा कि अ पर्सन हु वर्क्स विदाउट नोइंग द ऑफर इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ इट्स बेनिफिट्स। ऑलराइट, बात समझ गए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं अब अपने अगला जो ऑफर का टाइप है वो कौन सा है, स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर। ठीक है, इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर क्या है, जो किसी स्पेशल पर्सन को या स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाए। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने रेमंड से कोई शर्ट वगैरह का कपड़ा खरीदा और वो लोग क्या करते हैं कि आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं। ठीक है, और जब आपका बर्थडे होता है तो उस दिन आपको स्पेशली, ठीक है, आपको स्पेशली ऑफर दिया जाता है कि आप आइए, यहाँ पर आपको भारी डिस्काउंट पर आपको मतलब परचेज करने के लिए यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कई बार कि किसी की शादी होती है और जो दूल्हा होता है वो बाहर शॉपिंग करने गया और वहाँ पर क्या है कि जहाँ शॉपिंग करने जाया जाता है वहाँ पर कई बार ऐसा ऑफर होता है कि जिसकी शादी है उसको स्पेसिफिक ऑफर दिया जाता है कि आपकी जितनी एज है, आपकी जितनी एज है उसके बराबर आपको डिस्काउंट पर क्या यहाँ पर खरीदारी करने का मौका दिया जाएगा। तो यहां पर ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, जिसके लिए ऑफर है उसी को वो ऑफर दिया जाएगा। जनरल में ये ऑफर नहीं है, किसी स्पेशल या स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो ऑफर है, तब वो क्या कहा जाता है, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी एक केस है बुल्टन वर्सेस जोन्स का, उसको अपने डिस्कस करते हैं। उससे पहले अपने देखते हैं कि इसके अंदर स्पेसिफिक ऑफर क्या है। When the offer is made to a specific or an ascertained person, it is known as specific offer. जब ऑफर किसी ascertained person को दिया जाए या स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाए तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर होता है। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन टू whom the offer has been made। ठीक है, चलिए अब अपने इसमें देखते हैं कि ये केस क्या है, बुल्टन वर्सेस जोन्स। ठीक है, साथ में रखिए नोटबुक, साथ में रखिए पेन और नोट करते हुए चलिएगा जो हम इस केस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले केस का नेम नोट करिए, ये हमारा थर्ड केस है। ओके, बुल्टन वर्सेस जोन्स। ठीक है, अब देखिए केस क्या है, स्टोरी क्या है केस की, कि एक जेड नाम का पर्सन है, एक जेड नाम का पर्सन है जिसका कि लेदर का बिजनेस है, जिसका लेदर बिजनेस है। ठीक है, इस पर्सन के साथ जो जोन्स है, जोन्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये जो जेड है वो उससे जोन्स जो है जेड से 50 फीट लेदर परचेज करेगा। ठीक है, 50 फीट लेदर परचेज करेगा जेड से, कौन, जोन्स। ठीक है, जेड का लेदर का बिजनेस है और जोन्स नाम का पर्सन है और वो जेड से 50 फीट लेदर परचेज करेगा। ठीक है, लेकिन जेड ने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने से पहले ही अपना बिजनेस जो है वो बुल्टन को बेच दिया, अपना बिजनेस बुल्टन को बेच दिया। ठीक है, अब जब जेड ने बुल्टन को बिजनेस बेच दिया तो अब बुल्टन ने जोन्स से पूछा उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है, कि तुम लेदर परचेज करोगे। जोन्स ने मना कर दिया कि मैं लेदर परचेज नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा वो, उसने कहा कि मैंने तो ऑफर दिया था जेड को, मैंने बुल्टन तुम्हें ऑफर नहीं दिया था, मैंने ऑफर दिया था जेड को, और मुझे एक्सेप्टेंस भी चाहिए और एग्जीक्यूट भी करना किसके साथ करना है, जेड के साथ। अब आप बताइए कि क्या ये चीज सही है या गलत है, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। यहां पर अब जो है वो जोन्स का बुल्टन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह गया है, क्योंकि जिसको ऑफर दिया गया है एक्सेप्टेंस भी क्या आनी चाहिए,
उसी की तरफ से आनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस भी क्या आनी चाहिए, उसी की तरफ से आनी चाहिए। जैसे कि एक केस अपने बना लेते हैं कि जनरल में होता है ना कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है और उसने जिस लड़की को प्रपोज किया उसने तो एक्सेप्टेंस नहीं दी, उसके साथ जो सहेली आई थी वो हाँ बोल गई। ठीक है, तो ये चलेगा क्या, चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो यही यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि जोन्स ने ऑफर दिया था जेड को, वो एक्सेप्टेंस भी किससे चाहता है, जेड से, और जेड ने अपना बिजनेस बेच दिया बुल्टन को। अब बुल्टन उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है तो जोन्स जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मुझे एक्सेप्टेंस जो है वो जेड की ही चाहिए, मुझे बुल्टन की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले नोट करिए डिसीजन ऑफ कोर्ट क्या कहता है इस केस के रिगार्डिंग। डिसीजन ऑफ कोर्ट इस केस के रिगार्डिंग क्या कह रहा है, इट वॉज हेल्ड दैट where an offer is made to specified person कौन था यहां पर स्पेसिफाइड पर्सन, यहां पर स्पेसिफाइड पर्सन था जेड। ठीक है, इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर, इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा कोर्ट ने, ओनली द पर्सन कैन एक्सेप्ट, ओनली द पर्सन कैन एक्सेप्ट such specific offer as it is a specific या special offer, specific or special or exclusive offer to him. J can refuse to accept the leather as he had not made offer to B, as he had not made ऑफर टू बी, या आप कह सकते हैं बुल्टन। तो ये जो था डिसीजन था किसका, कोर्ट का। ठीक है, अब इस केस के रिगार्डिंग हमें अपने पेपर से रिलेटेड क्या नोट करना है वो करिए। बात तो आप समझ गए हैं कि ये केस किसके रिलेटेड था, ये केस जो था ये रिलेटेड था किसके, स्पेसिफिक ऑफर के। किसके, स्पेसिफिक ऑफर की, जिसको ऑफर दिया जा रहा है एक्सेप्टेंस भी किसकी होनी चाहिए, उसी की होनी चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी की। ठीक है, तो नोट लिखिए जो इस केस के रिलेटेड हमें ध्यान में रखना है। चलिए, when an offer is made to a specific person, then it can be accepted, by only that person, no other person, by only that person, no other person। बात समझे स्टूडेंट्स आप। ठीक है, तो यहां पर हमने जो केस डिस्कस किया है बुल्टन वर्सेस जोन्स का, उसके अंदर कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि जिसको ऑफर किया जाए उसी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, किसी अदर पर्सन की एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। किस केस में, जब किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर किया जाता है तब। ठीक है, यहां पर अपने देखते हैं कि इसमें
एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, केस के फैक्ट्स नहीं दिए हुए हैं और केस के फैक्ट्स हमने वहां पर डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर सिर्फ केस मेंशन किया हुआ है कि बुल्टन वर्सेस जोन्स के नाम से कोई केस है, ठीक है, और फैक्ट्स यहाँ पर आपको नोट करवा दिए गए हैं और यहाँ पर पूरा बता दिया गया आपको कि क्या था, ठीक है। तो आपने इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लिया होगा साथ साथ में, ठीक है। चलिए, इसमें जैसे एग्जाम्पल लिया गया है कि ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी एट अ सर्टेन कॉस्ट, दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर, कि जब ए ने बी को उसकी कार सेल करने का ऑफर दिया और कोई सर्टेन कॉस्ट के ऊपर, तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि ये ऑफर किसके बीच हुआ है, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच में हुआ है, पब्लिक बेस पर ये ऑफर नहीं हुआ है, तो ये कैसा ऑफर होगा, स्पेसिफिक ऑफर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो ऑफर के टाइप डिस्कस किए, एक जनरल और एक स्पेसिफिक, जिसके अंदर हमने दो केसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला, और एक हमने बुल्टन वर्सेस जोन्स का केस यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑफर का टाइप है वो क्या है, नेक्स्ट है क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट टाइप क्या है, क्रॉस ऑफर, ठीक है। अपने क्रॉस ऑफर के बारे में पढ़ने से पहले अपने एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल क्या है, फिर हमें और अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ करके समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज क्रॉस ऑफर। इसमें जैसे कहा गया, इफ ए मेक्स ए प्रपोजल टू बी, कि ए ने बी को प्रपोजल दिया टू सेल हिज कार फॉर ₹2 लाख, कि वो अपनी कार उसको 2 लाख रुपए में बेचना चाहता है, ठीक है। एंड बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए मेक्स एन ऑफर टू परचेज द सेम कार एट ₹2 लाख फ्रॉम ए। मतलब ए ने ऑफर दिया बी को, ठीक है, कि वो उसको अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहता है, और सेम ही ऑफर बी ने भी ए को दे दिया, ठीक है। तो यहां पर दोनों तरफ से क्या हुआ, दोनों ही तरफ से ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस किसी भी तरफ से नहीं हुई, एक्सेप्टेंस किसी भी तरफ से नहीं हुई। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जब इस तरह से ऑफर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ऑफर, ठीक है। जब नॉलेज के बिना ही दोनों पार्टीज सेम थिंग, सेम अमाउंट, बिल्कुल एज इट इज ऑफर एक दूसरे को दे देती हैं, तो वही होता है क्या, क्रॉस ऑफर, ठीक है। जैसे अपने और आगे इसमें एग्जाम्पल पढ़ें तो हमें और यहां पता चलेगा। जैसे उसने कहा कि makes an offer to purchase the same car at ₹2 laख from A, it is not an acceptance, कि ये किसी भी तरह की कोई क्या नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को क्या दे रही हैं, ऑफर दे रही हैं। As B was not aware of the proposal made by A, और B को नहीं पता था कि ये उसको ये प्रपोजल दे रहा है, इट इज ओनली क्रॉस प्रपोजल या क्रॉस ऑफर, एंड व्हेन 2 persons मेक ऑफर टू ईच अदर, जब 2 पर्सन एक दूसरे को ऑफर देते हैं, इट कैन बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच ए केस, ठीक है। तो वहां पर उनकी म्यूचुअल एक्सेप्टेंस मान ली जाती है, और इसके लिए अपनों को ना वहां पर एक ऑफर बनाना पड़ेगा, या तो ए बी को ऑफर दे दे या बी ए को ऑफर दे दे, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही था क्रॉस ऑफर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं ऑफर के टाइप्स, और मेन कुछ हमने यहां पर डिस्कस किए हैं केसेस, ठीक है। और आप इन केसेस को रिवाइज करिए, इनके रिगार्डिंग जो आपको नोट्स बनवाए हैं और जो डिसीजन ऑफ कोर्ट लिखवाया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे पेपर में आएगा ये, तो हमें वो लॉफुल लैंग्वेज होनी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर, ठीक है। और इसीलिए आपको डिसीजन ऑफ कोर्ट वहां पर नोट करवाया गया, ताकि आप ध्यान रख सके कि वो लॉफुल लैंग्वेज के अंदर ही आपको करना है, ठीक है। और आप इनको रिवाइज करिए। अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।